दोस्तों, आज हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश जापान में रहने वाले उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है। कुछ ऐसे लोग जो ना तो कभी जिंदगी में सफल हो पाए और जिन्होंने ना कभी शादी की और ना ही कभी अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। दोस्तों, ये जनरेशन लॉस्ट जनरेशन के नाम से जानी जाती है, जो जापान के टोटल पॉपुलेशन का 15% हिस्सा है। काफ़ी लोग शायद ही जापान के इस काले सच से अनजान हों, पर मैं आपको बता दूं कि जापान के इन्हीं लॉस्ट जनरेशन के कारण जापान की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और जापान जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी का धनी देश था, वो ख़त्म होने के कगार पर है। पर कैसे और क्यों? जापान में आखिर हो क्या रहा है? लोग क्यों दुनिया के सामने नहीं आना चाहते? जापान का काला सच क्या है? कौन है ये लॉस्ट जनरेशन? चलिए आपको ले चलते हैं 1980 के उस दौर में, जब जापान देश को उस समय सारी दुनिया किसी सुपर पावर देश के रूप में देखती थी। 1980 के दशक के दौरान जापान में अर्थव्यवस्था उफान पर थी। उस समय अमेरिका और बाकी सभी देशों को लगता था कि जापान देश बहुत आगे जाएगा और सबका बाप निकलेगा। अमेरिका के न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन देख अमेरिका डरा डरा सा रहता, क्योंकि उस समय अमेरिका के न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन में लिखा होता था कि जल्द ही जापान अमेरिका पर कब्जा कर लेगा, उसे अपना गुलाम बना लेगा। अगर आपको और भी अच्छे से देश की स्थिति को जानना है तो आप हॉलीवुड की मूवी डाई हार्ड और राइजिंग सन ज़रूर देखिए, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जापान की कंपनियां अमेरिका की कंपनियों पर और पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगी। एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में गिना जाता है, जहां दुनिया के सबसे उम्रदराज लोग पाए जाते हैं, जहां का एजुकेशन लेने के लिए दुनिया के लोग उतावले रहते हैं। क्या राज है उस देश के और क्या है इस देश की डार्क रियलिटी जो दुनिया से छुपी हुई है? 1980 में सुपर पावर कहा जाने वाला जापान इस समय बहुत ग्रोथ कर रहा था, और करे भी क्यों ना। जापान की ग्रोथ का श्रेय यहाँ की यूनिक इकोनॉमी सिस्टम को जाता है, जो अदर कंट्रीज से बिल्कुल हटकर और यूनिक था। उस समय जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उस समय जापानीज स्टॉक मार्केट में तेज़ी से उछाल आ रहा था। जापान की सारी चीज़ें दुनिया भर में फैली हुई थी। गाड़ी, मेडिसिन या इलेक्ट्रॉनिक का सामान देश देश में छाया हुआ था। उस समय लोगों को जॉब के लिए कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें तुरंत जॉब मिल जाएगी जो लाइफ टाइम चलेगी। दोस्तों, जापान में एक बार कंपनी में जॉब लग जाए तो वहाँ के लोग ज़िंदगी भर के लिए फ्री हो जाते हैं, यानी ज़िंदगी भर वो उस कंपनी के लिए ही काम करेंगे। जो कंपनी बोलेगी उन्हें वो करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ का यूनिक सिस्टम बड़े बड़े कॉरपोरेट पोर्टल और जापानीज़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से तैयार किया गया था। इस कोटेल को जापान के रेत्सु कहते थे, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी का ग्रुप होता था, जहाँ सभी कंपनियों ने एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट किया हुआ था। इन कंपनियों को सरकार का काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए जापान के नेशनल बैंक से लोन ईजिली मिल जाता था। तब इन्हें पैसे की इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी और ये बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में एक्सपेंड कर पाते थे। जापान दूसरे देश में तो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर ही रहा था, पर दूसरे देशों को जापान ने परमिशन नहीं दी थी कि कोई दूसरी कंपनी जापान में एक्सपेंड करे। वैसे किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो रही थी। जापान की कंपनियां सारे मार्केट पर अपना कब्जा कर रही थी। उस वक्त वहां के लोगों को विश्वास था कि अगर वो मेहनत करके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उन्हें आराम से अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। सब बढ़िया चल रहा था। जापान की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। साल 1991 तक जापान ने काफ़ी ग्रोथ कर ली थी। इतनी ज़्यादा ग्रोथ कि ये यूनाइटेड स्टेट के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। उस समय जापान की शेयर मार्केट वाली कंपनियां ऊंचाइयां छू रही थी। लोगों को उस समय लग रहा था कि इन कंपनियों में पैसा लगाना बुद्धिमानी है, और वो इस फायदे से कि आगे उनके हाथ में अच्छी खासी रकम लगेगी पैसा लगाए जा रहे थे। बैंक भी बिना जांच पड़ताल के कंपनियों को लोन दे रही थी। लोग जमकर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, पर अफसोस होना तो वही था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक से जापान की इकोनॉमी आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरी। जापान का शेयर मार्केट अचानक 43% नीचे आ गिरा, और इसका सीधा इफेक्ट रियल एस्टेट की कीमतों पर पड़ा। जो देश इकोनॉमिक टाइगर के नाम से जाना जाता था, उसे अब सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा।
वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होना किसी देश की तबाही का संकेत है या ऐसा होना आम है? दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी के साथ भी ऐसा लोचा होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि देश एक बार गिरने के बाद उठ नहीं पाया? चलिए देखते हैं जापान की वर्किंग कल्चर और हायरिंग कल्चर को, जो यहाँ की जॉब को अदर देश की जॉब से यूनिक बनाती है। दोस्तों, जापान के अंदर एक कॉर्पोरेट कैरियर यानी शुशोकी कात्सुदो है, जो एक यूनिक जॉब हंटिंग रिचुअल है, जहां स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के 1 साल पहले ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साल में केवल एक बार होने वाले इस रिचुअल हंटिंग में जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट को लेती हैं। यहाँ जिनको हायर किया जाता है वो न्यू और फ्रेश ग्रेजुएट बंदे ही होते हैं, जिसके बाद उन्हें इस जॉब में फुल सिक्योरिटी मिल जाती है और जीवन भर की जॉब। शुशोकी कात्सुदो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उनके कैरियर में फ्यूचर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ट्रेन करती है, जहां पॉलिसी के अकॉर्डिंग जॉब पाने के बाद अपने रिटायरमेंट तक कोई जॉब नहीं छोड़ सकता है। अगर बीच में किसी ने ये जॉब छोड़ा तो उसे कभी जॉब नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तभी तो 90s में जब इकोनॉमिक ब्लास्ट हुआ तो जॉब की ये यूनिक प्रोसेस उसी वक्त बंद हो गई। 19 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कंपनी ने नए लोगों को जॉब देना टोटली बंद कर दिया और अगले 13 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यानी किसी भी न्यू ग्रेजुएट को जॉब नहीं दी गई। इससे उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग इसी आस में थे कि ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब उनके हाथों में होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ सालों बाद कंपनी जब नींद से जागी तो लोगों को जॉब देने लगी। कंपनी ने उन लोगों को जॉब दी जो न्यू ग्रेजुएट होकर आए थे। जिन्होंने 90s में ग्रेजुएट किया था उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने उन्हें पुराने ग्रेजुएट स्टूडेंट कहकर रफा दफा कर दिया, जिससे परेशान होकर लोगों को छोटी मोटी जॉब करनी पड़ी। इस पूरे समय को एम्प्लॉयमेंट एज के नाम से जाना जाता है। इसका असर ये हुआ कि इस क्राइसिस के अगले 10 साल तक जापानीज कंपनी अपने अस्तित्व में नहीं आ पाई। 2000 और 2010 तक इस देश की कंडीशन ऐसी ही रही। 30 साल के इस पूरे लॉस डिकेड्स में पूरे जापान की हालत बहुत गंभीर हो गई। अब इस देश में 30 से 40 साल के लोग जापान की मार्केट से पूरे तरह से रिश्ते तोड़ चुके हैं। वो कभी इकोनॉमिकली इतना स्क्वायर हो ही नहीं पाए कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। जापान की 15% पॉपुलेशन आज इस लॉस जनरेशन की मार झेल रही है। किसी भी देश की ज़्यादातर इकोनॉमी 30 से 40 एज वाले लोगों की ही वजह से बढ़ती है, क्योंकि इस एज के लोगों में पैसा खर्च करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर, कार जैसी सुविधाएं। पर जापान में स्थिति इसके उलट है। लॉस जनरेशन के लोगों ने अपनी फैमिली को ही आगे नहीं बढ़ाया, तो खर्च कैसा? जब कोई खर्च नहीं तो देश की तरक्की कैसे होगी? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है जापान के इस यूनिक सिस्टम के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।